गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है कि राजस्थान में शुष्क खेती अपनाने के कारण। राजस्थान में शुष्क खेती अपनाने के कारण कि किस कारण राजस्थान में अपन ने शुष्क खेती अपनाई है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहला है जलवायु संबंधी कारण। पहला कौन सा है? जलवायु संबंधित कारण, क्लाइमेट रिलेशन फैक्टर, क्लाइमेट रिलेशनशिप फैक्टर। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपने राजस्थान में 90% वर्षा, राजस्थान में 90% वर्षा मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है। कब होती है? मध्य जून से मध्य सितंबर तक होती है, जो कि कुल मानसून काल का 2 से ढाई महीने की वर्षा होती है। 2 से ढाई महीने की वर्षा होती है। इस मानसून काल में समान मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती। इस मानसून काल में समान मात्रा में वर्षा नहीं हो पाती, जिस कारण किसान को फसल प्रबंधन करने में कठिनाई आती है। क्या है? जिस कारण किसान को फसल प्रबंधन करने में कठिनाई आती है। शुष्क क्षेत्रों में मई जून माह में 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। अब आपको पता है कि तापमान अधिक होता है, वाष्पीकरण भी क्या होगा? अधिक होगा। अतः इन क्षेत्रों में कम अवधि वाली व कम जल मांग वाली सूखा सहनशील फसलों की किस्मों को उगाना चाहिए। क्या उगाना चाहिए? सूखा सहनशील फसलों की किस्मों को उगाना चाहिए। अब उसमें आपके देखिए कि कौन सी फसल की कौन सी किस्म है और कितने समय में वो पक जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा पहली फसल अपनी बाजरा, पर्ल मिलेट। इसकी किस्मों की बात करें अपन तो है MH 179, MH 179 है। फिर है RHB 173, 173 है, वह 177 है। बाजरे कौन सी है? MH 179, RHB 173 व 177 है। ठीक है, फिर है ये कितने समय में पक जाती है? तो 85 से 90 दिन की अवधि में, 85 से 90 दिन की अवधि में ये किस्में पक जाती हैं। ठीक है, फिर है ज्वार। अगली फसल कौन सी है? ज्वार। तो ज्वार की देखो, ज्वार की किस्म है CSH 14 व SPV 96, CSH 14 व SPV 96। और इनकी पकने की अवधि भी कितनी है? 80 से 90 दिन। पकने की अवधि कितनी है? 80 से 90 दिन पकने की अवधि है। अगली फसल है मक्का। अगली फसल कौन सी है? मक्का, मेज। इसमें देखिएगा मेज में संकुल अगेती क्षेत्र, किस्म कौन सी है? संकुल अगेती क्षेत्र। ठीक है, फिर D 765 माही कंचन PM 395 व PSM 3
और इनकी पकने की अवधि कितनी है? जो संकुल की जो अगेती किस्म है, संकुल अगेती क्षेत्र, संकुल अगेती क्षेत्र, इसमें देखिएगा इसकी जो पकने की अवधि है 90 से 100 दिन है, 90 से 100 दिन है। ठीक है। वह जो अन्य किस्में इसकी वो 85 से 90 दिन में पक जाती है। अब अगली फसल अपनी गेहूं। कौन सी फसल है? गेहूं। तो गेहूं में देखिएगा इसकी D134 मुक्ता, राज 3777, राज 20231, राज 4089, राज 4120, राज 4080 और 4238। ठीक है। और समय कौन सा है? 115 से 120 दिन, 115 से 120 दिन में ये किस्में पक जाती है। अगली फसल है जौ। अगली फसल कौन सी है? जौ। जौ की देखो RD 31, RD 2508, RD 2624 व RD 2660। और कितने दिन का समय है? 115 दिन का, 115 दिन में किस्में पक जाती है। फिर है सोयाबीन। सोयाबीन की किस्में देखो JS 335, 9560, फिर 2029, 2034 व NRC 37। तो इसमें JS 335 व NRC 37 को अंडरलाइन कर लेना, NRC 37 को अंडरलाइन कर लेना इसमें। ठीक है। और इनका पकने का समय कौन सा है? 90 से 95 दिन। पकने का समय कौन सा है? 90 से 95 दिन। अगली है मूंगफली। अगली फसल कौन सी है? मूंगफली। मूंगफली की देखो JL 24, GG2, TG 39, RG 425 व TG 37A, GBPRD 2, प्रताप मूंगफली 2। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 किस्में याद रखनी है। एक तो JL 24, GG2, प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 1। ठीक है। अगली किस्म है, अगली फसल है अपनी तिल। अगली फसल कौन सी है? तिल। तो तिल की किस्में देखो RT 127, RT 127। ठीक है। फिर है 46 व 346 और एक TC 25, एक TC 25। ये तिल की क्या है? किस्में है। और इनका पकने का समय कौन सा है? 75 से 80 दिन, 75 से 80 दिन के पकने का समय है। जबकि जो TC 25 है इसका है 90 से 100 दिन, 90 से 100 दिन इसकी पकने की अवधि होती है। अगली किस्म, अगली फसल है सरसों। अगली फसल कौन सी है? सरसों, मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड में कौन कौन सी किस्में हैं? RH 30, पूसा जय किसान। पूसा जय किसान का दूसरा नाम है बायो 902, पूसा बोल्ड, दुर्गामणि अरावली व PR 15 क्रांति। और इनकी पकने की अवधि है 130 से 135 दिन। अगली फसल है उड़द। अगली फसल कौन सी है? उड़द। उड़द की देखो कौन कौन सी किस्में हैं जो कम समय में पकती है? T9 है, बरखा है, पंत U31 है, प्रताप उड़द 1 है, RBU 38 है व KU 963 है। तो RBU 38 और KU तो याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली जो याद करनी है। इनकी जो पकने की अवधि है वो 85 से 90 दिन है। कितनी है? 85 से 90 दिन पकने की अवधि होती है। अगली फसल है मूंग। अगली फसल कौन सी है? मूंग की देखो K851 है, पूसा बैसाखी है, RMG 62 है, 268 है, 344 है।
वह SML 668 तो यहाँ पे पूसा बैसाखी के 851, SML 668 व RMG 62 है। ये इंपॉर्टेंट किस्में हैं मूंग की, ध्यान रखना इस चीज़ का। और पकने की अवधि इनकी लिखना आप 60 से 80 दिन, पकने की अवधि लिखना यहाँ पे 60 से 80 दिन, मूंग की लिखना 60 से 80 दिन, 60 से 80 दिन लिखना आप, ठीक है। अगली है फसल मोट, अगली फसल कौन सी है? मोट, ठीक है। तो मोट की देखो किस्में कौन सी है? RMO 40 है, 225 है, RMO 40 है, 225 है, 435 है, 257 है, CZM 2 है, जड़िया है, जवाला है, जड़िया जवाला है। वह IPCMO 880 है, IPCMO 880 इसकी किस्में हैं। और इनका पकने का पूरा एवरेज औसत निकालते हैं तो औसत होता है 60 से 100 दिन, 60 से 100 दिन पकने का औसत निकलता है। अगली फसल अपनी चौला, अगली फसल कौन सी है? चौला। चौले की अपन किस्म में बात करें तो पहली किस्म है C152, कौन सी है? C152 है, FS 68 है, C152, FS 68, RC 19 101 व RCF 27 है, वो RCF 27 है। और पकने की अवधि कितनी है? 65 से 70 दिन, पकने की अवधि कितनी है? 65 से 70 दिन है। अगली फसल अपनी गंवार, अगली फसल कौन सी है? गंवार। तो गंवार की जो किस्में हैं वो देखो, दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा जय है, दुर्गापुरा सफ़ेद है, दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा सफ़ेद। और इनका पकने का समय है 100 से 115 दिन, पकने का समय कितना है? 100 से 115 दिन का है। तथा अन्य किस्में देखो, RGC 936 है, RGC 936 है, RGC 1003 है, RGC 1055 है, RGC 1002 है, RGC 1017 है एवं RGC 1038 व 1031 है। और इनका पकने का समय है वो 85 से 90 दिन, पकने का समय कितना है? 85 से 90 दिन, ठीक है। फिर है अगली फसल है चना, अगली फसल है चना, ठीक है। इसमें देखो आप दोहद येलो, कौन सी किस्म है? दोहद येलो है, RS 1011 है, RS 1011 है, RSG 888 है, RS 1011 है, RSG 888 है, CSJD 884 है, CSJD 884 है, RSG 894 है, 902 है, वह 991 है। और इनकी पकने की अवधि की बात करें तो पकने की अवधि है 90 से 105 दिन, पकने की अवधि कितनी है? 90 से 105 दिन है, ठीक है। फिर है अगली फसल है अरहर रेड ग्राम, अगली फसल कौन सी है? अरहर रेड ग्राम, रेड ग्राम। इसमें देखोगा पहली किस्म है प्रभात है, उपास 120 है, ICPL 151 है, ICPL 151 है, 87 है, 88,039 है, वह T21 है। और इनका पकने का समय है लगभग 115 से 140 दिन, ठीक है। ये अब ये ध्यान रखना कि जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें तो वो किसका है? अरहर का, रेड ग्राम का होता है। फिर है अगला है मृदा संबंधीकरण, अगला कौन सा है? मृदा संबंधीकरण। और ये मृदा संबंधीकरण अपन पढ़ेंगे कल, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, कल अध्ययन करेंगे, ठीक है। या अभी चलो अभी करते हैं इसके बारे में अध्ययन। इसमें देखिएगा मृदा संबंधी कारणों में, मृदा संबंधी कारण, दूसरा पॉइंट कौन सा है? मृदा संबंधी कारण। पहला तो जलवायु संबंधी कारण थे, अब दूसरा है मृदा संबंधी कारण। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में
रेतीली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग किसका है? रेगिस्तानी। कौन सा है? रेगिस्तानी। तो रेगिस्तानी मृदा कौन सी होती है? बालू। और बालू को अपन किस नाम से जानते हैं? रेत के नाम से जानना जाता है। इन मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है? मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। ठीक है। फिर है इन मृदाओं की जो उर्वरा शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है। ठीक है। इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है जो 0.5% से भी कम होती है। इसको ऑनलाइन करना, इन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 0.5% से भी कम होती है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एवं जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि इन मृदाओं में पानी तो आसानी से चला जाता है, लेकिन तुरंत जैसे तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण तुरंत होकर वहाँ पे पानी की मात्रा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। इस कारण इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण दर क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उच्च तापक्रम क्या है? उच्च तापक्रम व कम वर्षा होने के कारण इन मृदाओं में लवणीयता व क्षारीयता का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब भारत की बात करें कि भारत में सर्वाधिक जो लवणीय क्षारीयताग्रस्त भू मृदाएं हैं वो पहला तो स्थान है गुजरात का। पहला स्थान किसका है? गुजरात का है। और राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? दूसरा, क्योंकि राजस्थान में दूसरे नंबर पर लवणीय और क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में शुष्क खेती की आवश्यकता पड़ी है। क्या है? इसलिए इन क्षेत्रों में शुष्क खेती की आवश्यकता पड़ी है। शुष्क खेती करने के लिए, अब देखो यहाँ पे, शुष्क खेती करने के लिए, नमी संरक्षण करने के लिए, शुष्क खेती करने के लिए नमी संरक्षण, ठीक है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करने के लिए मल्च, जो पलवार होता है, वह कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्योंकि मल्च क्या करती है? वाष्पीकरण दर को क्या कर देती है? कम कर देती है, क्योंकि ये मृदा की ऊपरी परत पर बिछा दी जाती है। ठीक है। और कार्बनिक पदार्थ अपन डालेंगे तो कार्बनिक पदार्थ क्या है? मृदा कणों को आपस में बांधी हुई रहती है। ठीक है। जिससे क्या होगा? जो फिजिकल कंडीशन होती है मृदा की वो क्या होती है? सुदृढ़ होती है। और इसमें जितना कार्बनिक पदार्थ की मात्रा डालोगे या कार्बनिक खाद डालोगे तो उन मृदाओं में कले की मात्रा अधिक हो जाएगी। किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? कले की मात्रा अधिक हो जाएगी। तो कले मृदाओं की एक विशेषता होती है कि ये पानी को लंबे समय तक क्या एब्जॉर्ब रखती है, मतलब लंबे समय तक नमी बनाए रखती है। ये दो कारण हो गए। ठीक है। तीसरा आता है फसल प्रबंधन संबंधी कारण। तीसरा कौन सा है? फसल प्रबंधन संबंधित कारण। ठीक है। कि फसल का प्रबंधन आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो भी क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। देखो इसमें वर्तमान समय में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, वर्तमान समय में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों को उच्च तकनीकी, वर्तमान समय में शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किसानों को उच्च तकनीकी जानकारी के अभाव में लंबी अवधि वाली व कम उपज वाली फसलों की खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ की बजाय एडवांटेज की आपके बजाय क्या हो रहा है? डिसएडवांटेज, मतलब हानि हो रही है। अतः इस समस्या से निपटने के लिए किसानों को कम अवधि वाली, कम जल मांग वाली व अधिक पैदावार या उपज देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन कल कि शुष्क कृषि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो अपन अध्ययन करेंगे कल।